हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा ध्वनि का दोस्तों पार्ट नंबर 3। इसके पहले दोस्तों आपने 2 पार्टों में देखा था ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है दोस्तों, और ध्वनि में आपने आवृत्ति को, आयाम को, वेग को, आवर्तकाल को और तारतम्य सभी को पहचाना था। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए ध्वनि की चाल के बारे में, और यहाँ पर साथ ही साथ श्रवित, अश्रवित तथा प्राश्रवित ध्वनि के बारे में दोस्तों, और ध्वनि के परावर्तन के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले आपको दिखता है ध्वनि की चाल। ध्वनि दोस्तों आपने देखा था अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, तो इनकी चाल के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम आपके दोस्तों मुख्यतः क्या होते हैं? ठोस, द्रव और गैस होते हैं। तो तीनों में ही केवल ध्वनि गमन करती है और में गमन नहीं करती। तो अब देखिए यहाँ पर ध्वनि की चाल दोस्तों अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, और ये आपकी दोस्तों ताप पर निर्भर करती है। आपने देखा था दोस्तों ध्वनि की चाल एक कंपन के द्वारा पैदा होती है। तो देखिए दोस्तों, आपका माध्यम है उसका घनत्व तो बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल पे प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आपकी ठोसों में दोस्तों सर्वाधिक होती है। यदि आप 25 डिग्री टेम्परेचर पर देखें ध्वनि की चाल को, तो ठोसों में भी आपकी एल्यूमिनियम में आपकी सर्वाधिक दिखती है। देखिए 6420 आपको दिखाई देती है। फिर आप निकल में देखते हैं, फिर आप स्टील में देखते हैं, फिर आप लोहे में देखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्वनि की चाल बदलती है। और साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों, आप द्रव में देखेंगे तो द्रव में आपका दूसरे स्थान पर आता है। आपका सबसे ज़्यादा आपका ठोस में, फिर आपका द्रव में। द्रव में देखिए दोस्तों, जल जो आपका समुद्री जल होता है उसमें आपकी 1531 मीटर प्रति सेकंड लगभग होती है दोस्तों। उसके बाद आपका जल आसुत में होती है, फिर आपका वैसे ही आपका नीचे को घटती जाती है। अब बात करेंगे गैसों की दोस्तों, तो गैसों में आपकी जो आपका सबसे सुग्राही माध्यम होता है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी सबसे कम होती है गैस में। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन गैस में आपकी सर्वाधिक होती है। और यदि आप सामान्य गैस की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर आपकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह आपकी होती है दोस्तों 346 मीटर प्रति सेकंड। आपने देखा दोस्तों ध्वनि की चाल किस प्रकार से है, ठोसों में आपकी ज़्यादा है, फिर आपकी द्रव में, फिर आपकी गैस में। तो ये क्रम दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार आपका आता है कि बताइए सबसे कम किस में होती है, ज़्यादा किस में होती है। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पर आपकी वायु भी अनुपस्थित होती है, तो वहाँ पर दोस्तों ध्वनि गमन नहीं करेगी, क्योंकि हमने अभी बताया आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। जहाँ पर माध्यम नहीं होगा ध्वनि वहाँ पर गमन आपकी नहीं करेगी। जबकि दोस्तों प्रकाश की बात करेंगे तो आपका प्रकाश निर्वात में सर्वाधिक होता है। तो ये आप दोनों में अंतर याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायु में जो आपकी ध्वनि की चाल है, वो क्वेश्चन आपका बार बार आता है कि बताइए वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए आप तापमान को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि तापमान पर डिपेंड करता है। यदि आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है दोस्तों, तो वहाँ पर आपकी चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होगी। और वैसे यदि आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो वहाँ पर आपकी चाल 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। यदि आपका तापमान नहीं दिया होगा तो इनमें दोनों में से जो भी आपका दिया होगा दोस्तों उसमें आप टिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं ध्वनि के परावर्तन की। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था दोस्तों। वैसे आप यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। जिस प्रकार से प्रकाश की किरणों में परावर्तन का गुण रहता है, उसी प्रकार से दोस्तों ध्वनि तरंगों में भी यह गुण पाया जाता है, तथा ध्वनि की तरंगें ठीक उसी प्रकार से परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको परावर्तन के नियम हमने बताए थे। 2 प्रकार के नियम होते हैं दोस्तों। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपका आपतन कोण होगा गिरने वाला, I बराबर परावर्तन कोण R के बराबर होगा। और दूसरा नियम आपको बताया था दोस्तों, आपतन किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जो आपका होता है बीच में, ये दोस्तों आपके सारे के सारे एक ही तल पर होते हैं। तो दोनों के दोनों नियम दोस्तों यहाँ पर भी लागू होते हैं, और इन्हीं के आधार पर ये ध्वनि का भी दोस्तों परावर्तन होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्वनि के परावर्तन को आप स्पष्ट रूप से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकली आप समझेंगे दोस्तों। ये आपकी एक दीवार है, और यहाँ पर आपने एक मेज़ पर दोस्तों 2 पाइप के टुकड़े लिए हैं। 2 छोटे छोटे पाइप के टुकड़े हैं। एक कोने पर दोस्तों आपने घड़ी को रखा, देखिए घड़ी में आवाज़ आ रही है। तो ये घड़ी यहाँ पर देखिए, जब यहाँ से आपकी साउंड निकलेगी, और यहाँ पर दोस्तों आपने दूसरे सिरे पे कान को लगा दिया, तो यहाँ से जब निकलेगी तो यहाँ पर दीवार पे टकरा के दोस्तों यहाँ तक कान में पहुँच जाएगी। क्योंकि आपके कान में आती है, तो इसका मतलब क्या है, ये ध्वनि जो है आवाज़ दीवार से टकराई होगी और वहाँ से परावर्तित होगी, दोबारा इधर को आई होगी। तो ये दोस्तों आपका स्पष्ट करता है कि ध्वनि का जो है परावर्तन होता है। तो ये दोस्तों आप प्रयोग के तौर पर आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका बीच में देखिए अभिलंब यहाँ पर ये आपका है, जो आपका 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ ऊपर को खींचा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कभी कभार आपका ध्वनि बूम के बारे में आता है। ध्वनि बूम आप समझेंगे क्या है, क्योंकि हो सकता है कभी क्वेश्चन आपका आए। जब कोई पिंड दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्वनि की चाल से अधिक तेजी के साथ में गमन करता है, तो उसमें एक पराध्वनिक चाल उत्पन्न होती है दोस्तों। आप मान लीजिए आपने देखा होगा दोस्तों, जहाज़ों को देखा होगा, जेटों को देखा होगा, वो क्या करते हैं वायुमंडल में दोस्तों ध्वनि की चाल से ज़्यादा चलते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पराध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों, जिसे आप कहते हैं प्रघाती तरंग।
तो ये प्रघाती तरंगें दोस्तों बहुत तीव्र होती हैं देखिए, और ये क्या करती हैं, जो आपका माध्यम है माध्यम के घनत्व में परिवर्तन करती हैं, दबाव लगाती हैं। उसके कारण से दोस्तों एक बहुत बड़ी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है, जिससे आपके यहाँ पर देखिए शीशे भी कभी कभार टूट जाते हैं, खिड़कियाँ भी टूट जाती हैं। तो इस प्रकार की जो आपकी प्रघाती ध्वनि होती है दोस्तों, उसी को आप ध्वनि बूम कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जो आपके ध्वनि परावर्तन के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, उनके उदाहरण हैं। उनमें आपका सबसे मुख्यतः आता है आपका प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब आपका दोस्तों इको साउंड। आपने देखा होगा जब आप दोस्तों एक हॉल में, बंद हॉल में आवाज़ करेंगे तो ध्वनि दीवार से टकरा के आपकी ध्वनि आपके कानों पर पड़ती है, या फिर आप पहाड़ी पर चले जाएं तो वहाँ पर भी दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जब कोई ध्वनि किसी दृढ़ आधार पर टकरा कर परावर्तित होकर वापस आती है सोर्स के पास में, तो उसे आप कहते हैं ध्वनि का परावर्तन हो गया। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों परावर्तित ध्वनि कहेंगे, या फिर आप उसे प्रतिध्वनि कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रतिध्वनि के बारे में आपकी 2-3 चीज़ें आपके क्वेश्चन आते हैं कि बताइए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कितनी दूरी चाहिए या फिर कितना समय चाहिए। तो इसके बारे में विचार करते हैं। देखिए पहला दोस्तों यहाँ पर देखिए समय की बात करते हैं। यदि आपको प्रतिध्वनि को स्पष्टतया सुनना है, अर्थात क्लियरली आपको दोस्तों इको साउंड को सुनना है, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए किसी प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए स्रोत ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच में केवल 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। ये आप नोट कर लेंगे। आप मान लीजिए दोस्तों आपका सोर्स आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो भी आपका आधार परावर्तक पृष्ठ है यहाँ पर रखा है, तो यहाँ से दोस्तों आपकी साउंड निकलेगी और यहाँ पहुँचेगी। तो दोनों के बीच का जो आपका टाइम का अंतर होगा T1 माइनस T2 आपका जो होगा दोस्तों, वो केवल 0.1 सेकंड आपका होना चाहिए, तभी आप स्पष्टतया सुन पाएंगे। अब देखिए कभी आपका दूरी आ जाता है कि बताइए दूरी कितनी होनी चाहिए दोनों के बीच में। तो दूरी दोस्तों यहाँ पर देखिए आप समय से ही निकाल लेंगे। आपको पता होगा समय कि दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है। तो यहाँ पर देखिए आप 4 ले लेंगे। माना आपने ले लिया 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिध्वनि की चाल, 22 डिग्री पर आपको, क्योंकि दोस्तों आपका ताप लेना ज़रूरी है। यदि आप 22 पर लेते हैं तो आपकी ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि आप 0 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी 331 हो जाएगी। तो आपने 22 पर लिया तो ये आपकी चाल हो गई, और समय आपका पहले से आपको पता है 0.1 पर सुनाई देती है स्पष्टतया। तो दूरी बराबर आपका 4 गुणा समय में आप रखेंगे दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर देखिए 344 गुणा 0.1 किया आपने, तो आपका 34.4 मीटर आपका निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों आपका 34.4 क्या है, ये आपकी ध्वनि के द्वारा चली गई कुल दूरी है। पहले यहाँ पर गई होगी और टकरा के दोस्तों वापस आई होगी। लेकिन आपको यदि केवल दूरी बतानी है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, केवल आप एक तरफ की दूरी को लेंगे। तो एक तरफ की दूरी का मतलब क्या हुआ, इसका आप आधा कर देंगे। तो अतः यहाँ पर देखिए ध्वनि और स्रोत के बीच की दूरी जो आपकी होगी 34.4 बट्टे 2 आप करेंगे दोस्तों, तो आपका 17.2 आपकी आ जाएगी। तो इतनी मीटर दोस्तों आपकी सही हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों स्पष्टतया सुनने के लिए आपको लगभग 17 मीटर की दूरी आपकी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है, तो आपको प्रूफ भी दोस्तों आपको होगा, तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। इसके पास पे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, इसको भी आप समझेंगे। एक मनुष्य किसी बड़ी चट्टान के पास में ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के बाद में सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड हो तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी आपको बतानी है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य खड़ा है और यहाँ पर आपका चट्टान खड़ा है, तो दोनों के बीच की दूरी का आपको बताना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल वही करेंगे, दूरी बराबर 4 गुणा समय लगाएंगे दोस्तों। तो चाल आपको दी है, समय भी आपको दिया है, तो ये आपका 1730 मीटर आपका आ गया। अब देखिए केवल आपको एक तरफ की दूरी निकालनी है, क्योंकि आपको बीच की दूरी बतानी है। तो आप 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, 1730 बट्टे 2 करेंगे तो आपका 865 मिलेगा। तो इतनी मीटर दूरी दोस्तों दोनों के बीच की हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अनुरणन की। अनुरणन क्या होता है दोस्तों, इक्विज्म आप इसे बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आपने देखा होगा जब आप किसी हॉल में आवाज़ करते हैं तो बार बार आवाज़ टकराने के बाद में दोस्तों बाद में धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाती है। तो इसी को दोस्तों आप कहते हैं, जो आपका ध्वनि का दीवारों के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों, उसी को आप कहते हैं अनुरणन। अब यहाँ पर देखिए परिभाषित करेंगे तो आप क्या कहेंगे, जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न होती है की जाती है तो ध्वनि दीवारों से सतत परावर्तित होने के बाद में शिथिल हो जाती है, वीक हो जाती है दोस्तों, और वह एक अवस्था में सुनाई देना बंद हो जाती है। तो ध्वनि के इस क्रमित क्षय को अर्थात लॉस को अनुरणन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, जो आपका दीवारों के द्वारा ध्वनि का बार बार शोषण होता है उसी को आप कहते हैं अनुरणन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ध्वनि परावर्तन के अनुप्रयोग को देखेंगे, अर्थात एप्लीकेशंस ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन आप देखेंगे। दोस्तों देखिए ध्वनि परावर्तन के बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग होते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में दोस्तों। आप देखते हैं मेगाफोन, पहला अनुप्रयोग आप देखिए, मेगाफोन लाउड स्पीकर या फिर हॉर्न में या फिर आप तुरी में या फिर शहनाई में आप देखते हैं दोस्तों, सभी में वाद्य यंत्र एक प्रकार से आपके बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ध्वनि को एक दिशा में अधिकतम ले जाया जाता है दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए पहला वाला फिगर आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों आप आकार पर गौर करेंगे तो आपको एक बाल्टी के आकार का दिखता है। ये आपका मेगाफोन है,
तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका पृष्ठ क्या है, वक्र है। वक्र होने के कारण क्या होगा, जो आपकी ध्वनि होगी दोस्तों अलग अलग एंगलों पर टकरा के एक दिशा में बढ़ेगी। तो एक दिशा में बढ़ने के बाद दोस्तों आपको एक दिशा में मुख्यतः प्रबल आपकी ध्वनि सुनाई देगी। तो इसीलिए दोस्तों ये आपका परावर्तन पर काम करता है। और वैसे आप यहाँ पर हॉर्न को देखिए, हॉर्न में भी दोस्तों आपका बिल्कुल वैसी बाल्टी की तरह है। तो इसमें भी दोस्तों आपकी अलग अलग एंगलों पर टकराने के बाद में ध्वनि प्रबल दिशा में जाती है। बिल्कुल आपने देखा होगा दोस्तों, प्रकाश में जिस प्रकार से आपका लेज़र काम करता है, तो वैसे आपके ये वाद्य यंत्र भी काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप स्टेथोस्कोप पर गौर करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन भी आपका आता है दोस्तों। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप अस्पताल में जाते हैं तो रोगी के छाती पर या फिर पीठ पर डॉक्टर एक यंत्र लगाता है, इसको आप स्टेथोस्कोप कहते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं, एक कानों में लगाया जाता है, एक भाग दोस्तों छाती पर लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हृदय की स्पंदन दर का पता लगता है, क्योंकि हमारा हृदय जो है एक साउंड क्रिएट करता है, एक स्पंदन पैदा करता है। तो उसको सुनने के लिए ये दोस्तों यंत्र का प्रयोग होता है, और ये आपका परावर्तक पर ही, ध्वनि के परावर्तन पर ही कार्य करता है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है आपका, कौन से वाले प्रिंसिपल पर कार्य करता है, या फिर इसका नाम क्या कहते हैं दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है, तो आप नाम तो याद रखेंगे ज़रूर अवश्य ही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप थिएटर गए होंगे कभी, या फिर आप सिनेमा हॉल या फिर कंसर्ट हॉल में देखते हैं, तो उनकी छतें दोस्तों आपकी कैसी होती हैं, वक्राकार होती हैं। तो इस पर भी देखिए दोस्तों आपको वही लॉजिक लगता है। इनकी छतें वक्राकार होने के कारण देखिए दोस्तों, आपका साउंड की जो आपकी तरंगें हैं इस प्रकार से परावर्तित होती हैं, और ये सभी श्रोताओं तक पहुंचती हैं। हॉल में जितने भी लोग बैठे होंगे सभी तक पहुंच जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, इनकी छतें वक्राकार होती है, बनाई जाती हैं, जिससे ध्वनि बार बार परावर्तित होने के बाद में श्रोताओं के पास तक पहुँचती है। तो इसीलिए दोस्तों इनके हॉल वक्राकार बनाए जाते हैं, न कि आपके वर्गाकार या फिर आयताकार। आपने देखा होगा सामान्य छतें आपकी वर्गाकार आयताकार होती हैं, लेकिन ये आपके गुंबद के प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए कभी क्वेश्चन भी आपका आता है दोस्तों, वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं, तो आप बता देंगे वहाँ पर, ये वाला रीज़न आप बता देंगे। तो ये आपका यहाँ पर अनुप्रयोग हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा परावर्तन के अनुप्रयोग को। अब हम बात करते हैं ध्वनि की रेंज दोस्तों, अर्थात जो आपकी अलग अलग परिसर होता है दोस्तों ध्वनि का, उसके बारे में विचार करते हैं। पहला आता है दोस्तों आपका श्रव्य परिसर, अर्थात मानव की श्रव्य प्रकृति के आधार पर दोस्तों ध्वनि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, हमारे कानों के आधार पर दोस्तों, हमारी जो आपकी श्रवण शक्ति होती है उसके आधार पर 3 भागों में ध्वनि को, तीव्रता को बांटा गया है। पहला यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका श्रव्य परिसर आता है। इसके अंदर क्या होता है, मानव के कान जिन आवृत्तियों को सुनते हैं उनको आप बोलते हैं श्रव्य ध्वनियाँ, अर्थात जिनके लिए दोस्तों हमारे कान सुग्राही होते हैं, जिन ध्वनियों के लिए, उनको आप बोलते हैं ध्वनि जो आपकी श्रव्य ध्वनि है, अर्थात आपकी ऑडिबल साउंड है। यहाँ पर देखिए इसका रेंज क्या होता है दोस्तों, श्रव्य ध्वनि तरंगों का रेंज आपका होता है 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक। अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लेके कम से कम आपकी 20 हर्ज होनी चाहिए, और अधिकतम दोस्तों आपकी 20,000 हर्ज होनी चाहिए। यदि आपकी इससे नीचे होगी वो भी आपको नहीं सुनाई देगी, और ऊपर होगी वो भी आपको नहीं सुनाई देगी। तो ये दोस्तों आपकी रेंज कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका 1 हर्ज बराबर क्या होता है, 1 हर्ज बराबर होता है दोस्तों आपका 1 साइकिल पर सेकेंड। आपने देखा था फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ज होता है, और फ्रीक्वेंसी बराबर आपका होता है 1/t, अर्थात यहाँ पर टी का आपका सेकंड हो गया, और ये आपका 1 दोस्तों आपका साइकिल हो गया। तो 1 साइकिल पर सेकंड आप कहेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कभी कभार हो सकता है आपका 20,000 हर्ज की जगह पर 20 किलो हर्ज लिख के भी आए, क्योंकि 1 किलो हर्ज में दोस्तों आपका क्या होता है, 1 किलो हर्ज में दोस्तों आपका 1000 हर्ज होता है। तो आप ध्यान देंगे 1000 हर्ज आपका होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अश्रव्य ध्वनि की बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप अश्रव्य ध्वनियाँ किनको कहते हैं दोस्तों, अर्थात इनऑडिबल साउंड किनको कहते हैं। श्रव्य परिसर के नीचे की ध्वनि को दोस्तों आप अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, अर्थात जिनका परिसर दोस्तों 20 किलो हर्ज के 20 हर्ज के कम होगा दोस्तों, उनको आप कहेंगे अश्रव्य ध्वनियाँ। जो आपकी नहीं सुनाई देती नीचे वाली रेंज की दोस्तों, वो आप अश्रव्य ध्वनियाँ कहेंगे उनको। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेल तथा हाथी के द्वारा भी अश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये अश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, और इनका फ़ायदा उठा के ये अपने आहार को बनाते हैं, या फिर जो भी इनके कार्य होंगे उनके आधार पर उनका प्रयोग करके करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ जानवर भूकंप के आने के पूर्व ही सतर्क हो जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तीव्र तरंगों से पहले अश्रव्य तरंगें संचालित होती हैं। दोस्तों देखिए, जब भूकंप आता है तो उससे पहले छोटी हल्की तरंगें आती हैं दोस्तों, जिनका हमारे कान आभास नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे जीव होते हैं जिनके कान इनके लिए सुग्राही होते हैं, तो पहले ही सुन लेते हैं और उनको पहले से ही सतर्कता हो जाती है, अर्थात परेशान थोड़ा सा देखते हैं या फिर सतर्क हो जाते हैं। तो ये केवल दोस्तों आपका परास का ही अंतर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि की, अर्थात जो आपकी अल्ट्रासोनिक होती हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं। अभी दोस्तों आपने नीचे वाली रेंज की देखी। अब देखिए, जब आप ऊपर वाली रेंज के ऊपर चले जाएंगे, अर्थात जिन ध्वनियों की तरंगों का परिसर 20,000 हर्ज या फिर आप कहें 1 किलो हर्ज से अधिक होता है दोस्तों, उनको आप पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, या फिर आप पराध्वनियाँ कहते हैं उनको दोस्तों। इन ध्वनियों के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, मानव के कर्ण क्या होते हैं, सुग्राही नहीं होते, अर्थात उनको भी नहीं सुन पाते। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, या फिर चूहे हो गए, और भी दोस्तों जानवर होते हैं ऐसे जो इस प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न कर सकते हैं,
और इनका प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप फिगर में देखिए चमगादड़ है। चमगादड़ दोस्तों ऐसी ध्वनियों को पैदा करके अपने आहार को खोजता है दोस्तों। आपने देखा होगा रात में चलता है, क्योंकि रात में तो आंखें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये अपनी आवाज़ से ही दोस्तों अपने शिकार को खोज लेता है। जब ये ध्वनि पैदा करता है तो यहाँ पर देखिए जब जो भी प्राणी होगा उससे टकरा के ये ध्वनियाँ वापस आएंगी, और इनको अपने कानों से सुनने के बाद में दोस्तों पता लगा लेता है कि कहाँ पर कौन सी वाली दिशा में कोई भी उसका शिकार है, वो कितने आकार का है या फिर किस प्रकार का, सभी कुछ ये मालूम कर लेता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए पराश्रव्य ध्वनि का ही कमाल होता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप तैयार कर लेंगे। जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं दोस्तों उनको आपको चौथे वाले पार्ट में कराएंगे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।